फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास आनंद और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल विकास आनंद एकेडमी। दोस्तों, शिक्षक भर्ती परीक्षा बहुत ही निकट है। यह एक स्वर्णिम अवसर है ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने इस परीक्षा का फॉर्म भरा है। किसी तरह की चूक ना हो जाए, इससे पूर्व में जब भी परीक्षाएं हुई हैं जो बीपीएससी के द्वारा आयोजित होती है, तो उसमें आपने देखा होगा कि प्रश्नों का स्तर काफ़ी कठिन होता है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिनकी प्रकृति बहुत आसान होती है, लेकिन जस्ट ड्यू टू लेक ऑफ रिवीजन हम लोग उसको जो है परीक्षा में गलत करके आते हैं। तो वैसे क्वेश्चंस को चलते चलते एक नज़र में देखना बहुत आवश्यक है। इससे पहले भी मैंने इसी तरह का एक वीडियो लाया था जिस पर आप लोगों की तरफ से एक बहुत अच्छा हमें रिस्पांस मिला, तो मैंने फिर से दोबारा उसी प्रयास को वापस शुरू किया है। आप लोग इसका लाभ उठाएं। चलिए बिना देरी के देख लेते हैं। जैसे नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय जो अभी तक हुए हैं जो इतिहास में, उनके बारे में, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर इनको साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था और इनकी साहित्यिक जो रचना थी वह थी गीतांजलि। गीतांजलि के लिए इनको नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में मिला था। नेक्स्ट है चंद्रशेखर वेंकट रमन। इनको भौतिक शास्त्र में वर्ष 1930 में जो है चंद्रशेखर वेंकट रमन को, यानी कि सीवी रमन को जो है 1930 में नोबेल प्राइज मिला। फिर है हरगोविंद खुराना। इनको वर्ष 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में इनको जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है मदर टेरेसा। इनको शांति के क्षेत्र में, शांति के प्रयासों के लिए वर्ष 1979 में इनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। फिर है नेक्स्ट सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। इनको वर्ष 1983 में भौतिक शास्त्र में प्राप्त हुआ। अमर्त्य सेन जो कि कल्याणकारी अर्थव्यवस्था के लिए सुप्रसिद्ध रहे हैं, उनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार वर्ष 1998 में प्राप्त हुआ था। फिर एक हैं वीएस नायपॉल। इनको साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है 2001 में इनको मिला था और इनकी जो साहित्यिक रचना थी वो मैजिक सीड्स थी, मैजिक सीड्स। नेक्स्ट है वेंकट रमन रामकृष्णन को 2009 ईस्वी में रसायन यानी केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। फिर है कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में वर्ष 2014 में इनको जो है शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था और बाल अधिकारों के लिए ये लड़ाई लड़ते हैं कैलाश सत्यार्थी। फिर नेक्स्ट है अभिजीत बैनर्जी। अभिजीत बैनर्जी को वर्ष 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो ये सारे भारतीय हैं जो अभी तक इस गौरव से अभिभूत हो चुके हैं। चलिए फिर अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं भारतीय कर व्यवस्था से, यानी कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टर्म्स के बारे में। जैसे प्रत्यक्ष कर, ये इस तरह के क्वेश्चंस हमेशा हमें एग्जाम में फंसाते हैं और हम कंफ्यूज होकर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर जो भी हैं या राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा लगाए जाने वाले करों में हम कंफ्यूजन में आके गलती कराते हैं। जैसे प्रत्यक्ष कर यानी कि डायरेक्ट टैक्स के अंदर कौन कौन से टैक्स आते हैं वो देख लीजिए। आयकर यानी कि इनकम टैक्स, फिर है संपत्ति कर, उपहार कर, निगम कर, भू राजस्व और मृत्यु कर जो है ये प्रत्यक्ष कर के अंदर आता है। अगर अप्रत्यक्ष कर की बात करें तो बिक्री कर यानी कि सेल टैक्स हो गया या तट कर हो गया, उत्पाद कर हो गया, सीमा शुल्क हो गया, ये अप्रत्यक्ष कर में आते हैं, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स में इनकी गिनती होती है। अच्छा, कौन कौन से टैक्स केंद्र सरकार लगाती है? जैसे आयकर केंद्र सरकार लगाती है, निगम कर यानी कि कॉर्पोरेट टैक्स जो है कंपनियों से जो कर यानी कि टैक्स वसूले जाते हैं वो केंद्र सरकार लगाती है, संपत्तियों पर कर, उत्तराधिकार कर, धन कर, उपहार कर, सीमा शुल्क, कृषि धन पर कर, ये सारे टैक्स कौन लगाते हैं? केंद्र सरकार। फिर वहीं राज्य सरकार की बात करें, भू राजस्व कर, कृषि आयकर, कृषि जोत कर, बिक्री कर, राज्य उत्पादन शुल्क, मनोरंजन कर, स्टाम्प शुल्क, पथ कर, मोटर वाहन कर, ये सभी कर कौन लगाता है? तो राज्य सरकार के द्वारा ये कर लगाए जाते हैं। तो चलिए, आपने देख लिया इसके बारे में। नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। अकबर द्वारा किए गए सुधार। हम जानते हैं कि मेडाइवल इंडिया में जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास है उसमें अकबर का योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अकबर ने अपने शासन के वर्षों में बहुत सारे सुधार किए थे जो निम्न हैं, जो निम्न यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं। पहला है दास प्रथा का अंत कब किया अकबर ने? तो 1562 ईस्वी में। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति अकबर ने कब की? 1563 ईस्वी में। जजिया कर को कब समाप्त किया था? 1564 ईस्वी में। फिर है इबादत खाना की स्थापना, कि जहाँ पर सभी धर्मों के लोग जो है अपने अपने धर्म का इबादत कर सके, ईश्वर की आराधना कर सके। 1575 में इसकी स्थापना की गई। मजहर की घोषणा 1579 में की गई। दीन इलाही की घोषणा, आपको पता होगा कि अकबर ने एक नए धर्म की शुरुआत की थी, दीन इलाही धर्म की, और इसकी घोषणा कब की थी? तो 1582 ईस्वी में। इससे याद रखना है। फिर नेक्स्ट है फतेहपुर सीकरी की स्थापना।
राजधानी जो है आगरा से फतेहपुर इसने स्थानांतरित किया था। कब किया था? तो 1571 ईस्वी में। 1571 ईस्वी में ये अकबर के द्वारा किए गए सुधार हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रमुख नगर एवं उसके वास्तुकार। प्रमुख नगर एवं उसके वास्तुकार। अब नेक्स्ट है प्रमुख नगर एवं उसके वास्तुकार। जैसे विभिन्न नगरों की जो डिजाइनिंग की थी वो किसने किया था? जैसे कलकत्ता नगर की जो वास्तु संरचना है वो किसने बनाया था? तो जॉब चॉर्नॉक ने बनाया था। जॉब चॉर्नॉक ने। नेक्स्ट है नई दिल्ली का सर एडविन लुटियंस के द्वारा वास्तु की गई थी डिजाइन। किसकी? तो नई दिल्ली की। चंडीगढ़ का ली काबूजियर। चंडीगढ़ का किसने किया था वास्तु डिजाइन? ली काबूजियर ने। जयपुर का विद्याधर ने। जयपुर का किसने किया था? विद्याधर ने। भुवनेश्वर का कॉनिस बर्गर ने। अगर चार मीनार की बात की जाए तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने इसका वास्तु निर्माण किया था। वास्तुकार कौन थे चार मीनार के? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह। फतेहपुर सीकरी के वास्तुकार थे बहाउद्दीन। बहाउद्दीन। राष्ट्रपति भवन के सर एडविन लुटियंस। संसद भवन के बहुत इंपॉर्टेंट है। संसद भवन के जो पूर्व के संसद भवन था, जो पुराना वाला, अब तो नया सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बन चुका है, लेकिन जो पूर्व का संसद भवन था उसका जो निर्माण जो वास्तुकार थे वो सर हर्बर्ट बेकर थे। केंद्रीय सचिवालय के सर हर्बर्ट बेकर ही थे। भारत भवन जो भोपाल में स्थित है उसका जो वास्तुकार थे चार्ल्स कोरिया थे। और ताजमहल जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है उसका वास्तुकार उस्ताद अब्दुल हमीद लाहौरी थे। उस्ताद अब्दुल हमीद लाहौरी। ये सारे तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से और कंफ्यूजन में ये हम अक्सर गलत करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विश्व की प्रमुख पर्वत श्रेणियां। अगर इनकी बात की जाए तो हिमालय विश्व की जो सबसे प्रमुख श्रेणियों में से हिमालय एक है, जिसका सर्वोच्च बिंदु यानी हाईएस्ट पीक कौन है? तो माउंट एवरेस्ट। कहाँ है यह? तो नेपाल में है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8850 मीटर। कितनी? 8850 मीटर इसकी ऊंचाई है। काराकोरम का जो सर्वोच्च बिंदु है उसका गॉडविन एस्टीन K2 कहते हैं और इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। नेक्स्ट है एंडीज पर्वतमाला। इसका जो सर्वोच्च जो पीक है एकांकागुआ है एंडीज पर्वतमाला का, और इसकी जो सर्वोच्च चोटी की ऊंचाई है वह है 6960 मीटर। नेक्स्ट है रॉकी। इसका सर्वोच्च पीक है माउंट एल्बर्ट जिसकी ऊंचाई है 4400 मीटर। नेक्स्ट है आल्प्स पर्वत और इसकी जो सर्वोच्च जो पीक है वो माउंट ब्लैंक है और इसकी ऊंचाई है 4807 मीटर। और जो सबसे अंतिम काकेसस जो पर्वत श्रेणी है उसका सर्वोच्च जो पीक है वह एल्ब्रूज और इसकी ऊंचाई है 5633 मीटर। तो ये इंपॉर्टेंट है, एक बार आप इसे रोककर पढ़ के याद कर लें। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रमुख क्षेत्र एवं उनके जनक। प्रमुख क्षेत्र इसको मैं बड़ा कर देता हूं प्रमुख क्षेत्र और उनके जनक। जैसे जीव विज्ञान यानी जंतु विज्ञान के जनक कौन है? तो अरस्तु हैं। अगर उसी तरह से बात की जाए रसायन विज्ञान की तो लेवोजियर जो है उसके इतिहास के जनक जो हैं वो हेरोडोटस हैं। भूगोल के जनक हिकेटियस हैं। हिकेटियस याद रखेंगे। आधुनिक भूगोल के जो जनक हैं अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट हैं। आधुनिक भूगोल के जनक। अर्थशास्त्र के जनक तो एडम स्मिथ हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर वहीं बात की जाए वनस्पति शास्त्र के जनक तो ये थियोफ्रेस्टस हैं। कौन है? तो थियोफ्रेस्टस हैं। संस्कृत व्याकरण इसके जनक पाणिनि हैं। अगर पूछा जाए कि भारतीय पुनर्जागरण तो ये राजा राम मोहन राय इसके जनक माने जाते हैं।